Hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 12 of the fluid mechanics, and in this lecture we are going to continue the topic surface tension. Basically in this lecture we are going to solve the numericals basis on the surface tension. For example, surface tension on liquid droplet, liquid bubble, soap bubble और लिक्विड जेट एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन की डिफिनीशन को पढ़ा था। ये लेक्चर नंबर 12 है। अगर आप लेक्चर नंबर 10 पे जाओगे तो लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने सरफेस टेंशन की बेसिक डिफिनीशन को स्टडी किया था कि सरफेस टेंशन एक्चुअली होता क्या है। तो वहां से हमें ये समझ में आया कि सरफेस टेंशन सिर्फ एक टेंसाइल फोर्स है जो किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड के कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा होता है, जिसकी वजह से किसी भी फ्लूइड कोई भी फ्लूइड जब किसी दूसरे फ्लूइड के संपर्क में आता है जो कि उससे अघुलनशील है या इमिसिबल है, तो उन दोनों के जो सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस वो एक टेंसाइल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने ये समझा लेक्चर 1 इसके लेक्चर नंबर 10 में कि वहां पे हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में जाना कि सरफेस टेंशन एक्चुअली होता क्या है। हालांकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेली उसको देखते हो, तो वहां से हम लोगों ने उसको ये समझा कि सरफेस टेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके अगले लेक्चर जो इसका लेक्चर नंबर 11 था, तो 11 लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि सरफेस टेंशन अब स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी आपको कोई क्वेश्चन देगा तो लिक्विड का कोई फॉर्मेट देगा, क्योंकि सारे लिक्विड के फॉर्मेट एक ही नहीं होते। मान लो लिक्विड है ना, तो लिक्विड का अलग अलग शेप एंड साइज में, मतलब जो जनरली आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। तो अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी को आप लोग कई सारे शेप में देखते हो। पानी को बूंद के शेप में देखते हो, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। पानी का हम लोग बबल देखते हैं, पानी का हम लोग जेट देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मेट में क्या डिफरेंस था और इन तीनों का सरफेस टेंशन कैसे निकाला जाएगा, तो उसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में कवर किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग अब अपना एक तरीके से न्यूमेरिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस होता है तो कंपटीशंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके सरफेस टेंशन के ऊपर। तो वहाँ से हम लोग इसको आसानी समझ सकते हैं। बस हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ इसमें। तो जैसे अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इसके बारे में सिंपल, तो सरफेस टेंशन आप लोगों ने ये पढ़ा था कि टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। इसको हम निकालते हैं सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ से। एक तो ये फार्मूला आपके यूज में आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने कल 3 चीजें पढ़ी थी जिसपे हमने न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था अपना फर्स्ट वन आपका था लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, यानी पानी की बूंद के बारे में उन्होंने फार्मूला पढ़ा था। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आया था कि जो इसके अंदर का प्रेशर होगा पानी के ड्रॉपलेट के अंदर डेल्टा पी, वो निकल के आया था आपका 4 सिग्मा बाई कैपिटल डी, यानी 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन द डायामीटर। ठीक, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, अगर दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा हम लोगों ने बबल की बात की थी। तो बबल कोई भी सकता है, सोप बबल, कोई भी बबल आप ले सकते हो। तो उसका जो पी निकल के आया था वो निकल के आया था 8 सिग्मा बाई कैपिटल डी। ठीक है, मतलब एक बबल के लिए 8 सिग्मा बाई कैपिटल डी होना चाहिए, वेयर डी स्टैंड्स फॉर द डायामीटर। ठीक है, चाहे वो बबल का हो, ड्रॉपलेट का हो, कैपिटल डी उसके डायामीटर को डिफाइन करता है। तो ये 2 फार्मूले हो गए थे। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था एक आपका लिक्विड जेट के बारे में। यहीं लिख देता हूं इसको भी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड जेट के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से जो इसका पी निकल के आया था वो था 2 सिग्मा बाई कैपिटल डी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। दिस इज फर्स्ट फॉर ड्रॉपलेट,
second for bubble and third one is for liquid jet. अब न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या चीजें निकालनी है। सिग्मा यहाँ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर के हिसाब से एसआई सिस्टम में। और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि इन सब में जो कॉमन है वो आपका P यानी प्रेशर। देख रहे हो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है और यहाँ पर भी P है। तो इन सब में कॉमन क्या है? प्रेशर। और ये प्रेशर क्या होता है? एक्सेसिव प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या देखते हो? एक्सेसिव प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ये इतना ज्यादा आपका होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं तो ये आपका होता है ठीक है, ये लगभग लगभग आपका इतने अमाउंट हम लोग इसको लेके लेते हैं, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ये इतना हो जाएगा, ठीक है। या आप सिंपल इसको कह सकते हो तो ये जो P है ये इसके ऊपर आता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाऊं आपको तो आप ऐसे समझो, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस में ये वैल्यू ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है आपके लिए, ठीक है। तो अगर हम एक प्रेशर का स्केल बनाते हैं इस तरीके से, एक स्केल बनाते हैं तो यहां हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं, ठीक। इसके कुछ दूर बाद यहां कहीं हमारा आता है P एटमॉस्फेरिक। मतलब ये जो वैल्यू दिखी गई है ये यहां कहीं आएगी, मतलब ये प्रेशर आपका हो जाएगा दिस अमाउंट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब ये जो गैप दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका मतलब जीरो से लेके यहाँ तक एटमॉस्फेरिक होता है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर कहीं भी रहोगे तो ये पूरा एरिया आपका आता है गेज प्रेशर। मान लो हम यहाँ पे कहीं बनाते हैं तो ये कहलाएगा P गेज, ठीक है, GAUGE। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सेसिव कोई भी प्रेशर आप लेके चलोगे तो वो कहलाता है P गेज, ठीक। तो ये जो इन सब में जो P निकल के आया है ये वही प्रेशर है कि भाई इतना तो एटमॉस्फेरिक लग ही रहा है उसके ऊपर, इसके अलावा कितना लगा है जिससे ये सब बने होंगे। तो ये वही स्मॉल p इस रेंज में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कहीं आपका ये स्मॉल p कह सकते हो लाई करेगा, ठीक है। तो ये वही आपका P गेज है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग गेज प्रेशर जनरली कहते हैं। अगर वो एब्सोल्यूट जीरो से कहेगा तो आपको इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर वो पूछेगा सिंपल कि कितना प्रेशर पर बन रहा है तो नॉर्मली इतने प्रेशर डिफरेंस पे वो बन जाएगा। क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल कुछ होता नहीं है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में एयर है उसका वेट होता है सिंपल, कि हमारे ऊपर जितनी भी हवाएं हैं उनका जो वेट होगा उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ प्रेशर लगते रहता है। हमें अभी फील नहीं होता है क्योंकि हम उस सिस्टम में ढल चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी एयर का पूरा वेट होगा वो पूरे एटमॉस्फेयर का वो हमारे ऊपर लगता है, सबके ऊपर लग रहा होगा, तो वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो इसलिए हम लोग उसको एज अ डेटम लाइन ट्रीट करते हैं, मतलब एज अ बेस लाइन उसको ट्रीट किया जाता है। वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया जहां पे आपको रेफरेंस लेना है, उसके ऊपर जो भी चीजें आएंगी हम काउंट करेंगे, उसके नीचे गए तो सक्शन क्रिएट होता है जिसको हम लोग एज अ वैक्यूम प्रेशर ट्रीट करते हैं, ठीक। तो ये एक वैल्यू है, अगर आपको ड्रॉ करना हो तो ये वैल्यू इसको ड्रॉ कर लो, तब न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग इसके ऊपर।
नोट हो गया। कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल में ये ऐसे दिखेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो कितना अंतर आ गया। इसको से लिखा जाए अगर तो 1 बार ये इतना है, तो बराबर कितना लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही एक बार इतने के बराबर होगा, मतलब देखो ये वही चीज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके इतना हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ इसकी वैल्यूज और भी हैं आपके पास, अगर मैं बता रहा हूँ सोच रहा हूँ यही खत्म कर दो इसको। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर हम लोग मरकरी के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो वहां से जो H निकल के आता है, स्मॉल h, वो आता है 760 mm ऑफ Hg। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 mm मरकरी ऊपर जाएगा। तो अगर किसी ट्यूब में मरकरी रखी गई है और उस पर अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं तो ये इतना ऊपर जाएगा उसमें, ठीक। दूसरा, इन केस ऑफ वाटर, अगर इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम वाटर पे लगाते हैं तो ये H निकल के आता है 10.32 मीटर ऑफ वाटर। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर पानी के ऊपर इतना ही प्रेशर लगाया जाए तो वो 10.3 मीटर हाइट तक जा सकता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हालांकि ये जब हाइड्रोस्टैटिक में पढ़ाऊंगा तो वहां भी इसको रिपीट कराऊंगा कि वहां मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा P इक्वल टू ρgs से कि ये इतना कैसे निकल के आ रहा है। बस अभी मैं इसलिए बताया हूँ कि मान लो कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ऐसा आता है जिसमें आपको पूछेगा कि ये स्मॉल p की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो के लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये डाटा जरूरी है कि भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कंपटीशन में आपके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको याद होना चाहिए कि ये इतनी सारी वैल्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस में ली जा सकती हैं। और अगर हमको अब इससे कन्वर्जन करना होगा तो हमें ये पता है कि इस प्रेशर के ऊपर ये स्मॉल p होता है, यानी इसके ऊपर जो स्मॉल p की कोई वैल्यू आएगी वो इससे इतनी ज्यादा होगी। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो से पूछेगा तो भाई अगर हमसे पूछेगा यहाँ का प्रेशर कितना है तो नॉर्मल पूछेगा तो यहाँ से यहाँ निकाल देंगे। अगर एब्सोल्यूट से पूछेगा तो ये पूरी हाइट चाहिए हमको, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग।
फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ soap bubble of 40 mm diameter of 40 mm diameter when the inside pressure is when the inside pressure when the inside pressure is 2.5 Newton per meter square above atmospheric प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सरफेस टेंशन निकालना है किसका, सोप बबल का। ठीक है, जिसका डायामीटर दिया है 40 mm और उसके अंदर जो प्रेशर लगा है यानी जिस प्रेशर पे वो बना है वो दिया हुआ है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन डाटा है और लिखा है एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो एग्जैक्ट स्मॉल p की वैल्यू दे दिया है आपको। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा में, तो गिवन डाटा में आपके लिए जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला डायामीटर दिया है, तो डी दिया है आपका 40 mm है, तो 10 टू द पावर -3 करके इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। इसके बाद व्हेन द इनसाइड प्रेशर P, यानी आपके पास स्मॉल p दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास गिवन है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो क्या करना है, सिंपल, आपको बबल है, बबल के लिए P बराबर 8 सिग्मा बाई डी होता है और हमसे पूछा क्या है कि फाइंड आउट दिस सिग्मा, यानी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू, बबल के लिए होता है 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई डी, तो यहाँ से अगर सिग्मा निकालो तो सिग्मा कितना हो जाएगा आपका, बताइए। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई 8, कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो P आपका हो जाएगा 2.5, यूनिट में दिया है, सिस्टम में चेंज नहीं करना है, ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब ये वैल्यू जो होगी ये आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल D दिया हुआ है, P दिया है, हमने बबल का फार्मूला यूज किया सोप बबल का, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी से हमारे पास D दिया था, P दिया था, हमें सिग्मा निकालना था, तो हमने सिग्मा के अकॉर्डिंग इक्वेशन एडजस्ट कर लिया यहाँ पे और इसके बाद हमने वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखिए कितनी वैल्यू का आंसर आ रहा है इसका, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपको वैल्यू निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेट 0.0125 न्यूटन पर मीटर, 0.0125 न्यूटन पर मीटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0.0125 न्यूटन पर मीटर। आप लोग इसको लगा के क्रॉस चेक कर लीजिए कितनी वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सिंपल, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नया नहीं है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल इसके बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको पता है इतना होता है, तो क्या करेंगे, इसको उठा के ऐड कर लिए कि सर 1 पॉइंट इतना ये होता है या 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें हमने इसको इतना उठा करके ऐड कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि ये जितनी फॉर्मेशन होगी वो कब होगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ज्यादा प्रेशर उसके अंदर लग रहा होगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई स्टील रॉड मोड़नी है तो एटमॉस्फेरिक पे वो नहीं मुड़ सकता, आपको उसको बेंड करना पड़ेगा अलग से प्रेशर लगा करके। सेम वैसे ही अगर लिक्विड को कोई शेप देना है, जैसे बबल का, ड्रॉपलेट का,
तो उसके लिए इतना एक प्रेशर चाहिए उसको, नहीं तो वो क्यों बनेगा भाई। नॉर्मल पानी ऐसे बह रहा बहते रहेगा, उसको क्या है ड्रॉपलेट बनने का, बबल बनने का, तो उसके लिए उसको इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो P होगा ये हमेशा एक्सेसिव प्रेशर होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये गलती बहुत बार होती है, मैक्सिमम बच्चे कंपटीशन में जाते हैं यहाँ पे गलती से चले आएंगे, अरे सर वो प्रेशर पूरा ऐड हो गया था उसमें। क्यों ऐड करना है भाई, जब वो सीधे कह रहा है कि ये एक्सेसिव प्रेशर ही आपको निकालना है वहां पे, तो उसके लिए आपको ऐड ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा पूछता, अब इसी क्वेश्चन को देखता कि सरफेस टेंशन निकल गया, अब अगर क्वेश्चन देता कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है, या फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो स्केल, तब क्या करते, उस प्रेशर को इस प्रेशर में ऐड करते। मैंने बताया था एब्सोल्यूट जीरो स्केल यहाँ होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट वैक्यूम बोलते हैं। तो यहां से लेकर के ये दूरी पूरी आ जाती है आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर की, ठीक है। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट नहीं पूछा है, सिंपल पी दिया हुआ है तो सिंपल पी लेके चलिए। ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आंसर मिला लीजिए आप लोग, कितना आ रहा है सब लोग। तो आई थिंक नोट हो गया होगा सभी लोगों का। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मैं ये सारी वैल्यू यहाँ हटा रहा हूँ, सिर्फ इसको रख रहा हूँ, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये वैल्यू, क्योंकि ये अभी आगे होता है न्यूमेरिकल में समझाने का काम आए आपको, ठीक। तो ये मैं इतना रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल के लिए जगह हो जाए हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विथ एयर। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस टेंशन ठीक है ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विथ एयर, मतलब सरफेस टेंशन दिया हुआ, अगर इसको आपको डिनोट करना है किसका है, तो सबसे बेस्ट तरीका है सिग्मा लिखिए, नीचे यहाँ पे लिख दीजिए किसके बारे में दे रहा है। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है वैल्यू 0.0725, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इज टू बी, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इज टू बी 0.02, इज टू बी 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट की बात कर रहा है तो यहां कहीं लिख लीजिए, ठीक है, मतलब यहीं लिख देता हूं मैं, इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है, ये इनसाइड द ड्रॉपलेट का प्रेशर है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये अमाउंट ऑफ प्रेशर उस ड्रॉपलेट के अंदर है और ये इतना अमाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है। यानी इसी स्केल पे अगर आते हैं तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, अगर ये हटा दें तो एक्सेसिव देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल हो गया इससे कुछ ऊपर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.02, मतलब ये इस स्केल पे कहीं लाई कर रहा होगा, यानी गेज प्रेशर वाली लाइन में ये चीज लाई कर रही होगी। अगर ये कहता टोटल तो फिर हम यहां से मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी कैपिटल डी आपका क्वेश्चन मार्क है। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के डायमीटर को निकालने को कह रहा है, यानी वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। अब इसमें क्या देखना है हम लोगों को कि ये डी कैसे निकलेगा, लेकिन उसके पहले हमें गिवन डाटा के यूनिट्स को चेक कर लेना चाहिए हमेशा कि जो डाटा दिया हुआ है उसकी यूनिट क्या क्या है। सबसे पहला सरफेस टेंशन 0.0725 न्यूटन पर मीटर एसआई सिस्टम में है, ठीक है। दूसरा प्रेशर 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड द ड्रॉपलेट, मतलब ड्रॉपलेट के अंदर के प्रेशर की बात कर रहा है, तो 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एसआई सिस्टम में गिवन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्रेशर को हम ऐसे लिखेंगे 0.02। अब देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले जाओगे तो कितना होता है 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा 2, और स्क्वायर होगा तो 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10 टू द पावर -2 मीटर, स्क्वायर करोगे -4 मीटर स्क्वायर। अब ये है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी 0.02 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजिंग ये लगेगा आपको कि अरे सर यहाँ तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है तो ये 10/4 हो गया है। भाई आपको लगेगा ऐसा कि भाई 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, आप मीटर में लिखे हो तो इसमें 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हो। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि ये चीज सेंटीमीटर और मीटर कहाँ पे आ रही है, ये डिनोमिनेटर में आपके आ रही है। तो डिनोमिनेटर में जब इसको माइनस लेके जाओगे जब रिवर्स आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये वैल्यू आपकी वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यही काफी लोग गलती करते हैं कि यहाँ माइनस लेके चलते हैं इसको, ठीक है, जबकि वो कहाँ जा रहा है डिनोमिनेटर में जा रहा है, नीचे की ओर है वहां पे, ठीक। ये हो गया प्रेशर कन्वर्जन आपका। अब आपको डी निकालना है, तो हम लोग आते हैं फॉर्मूले बेसिस। तो फॉर्मूला क्या है ड्रॉपलेट के लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट P = 4 सिग्मा बाई डी, ठीक। हम ये जानते हैं कि फार्मूला होता है P प्रेशर = 4 सिग्मा बाई डी। यहाँ से हमें निकालना क्या है, डी निकालना है डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा P नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा बाई P, ठीक। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 4 सिग्मा कितना है 0.0725 डिवाइडेड बाई P, ये कितना है 0.02 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो यहां से निकालिए डायमीटर कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करिए सभी लोग। जब कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो सॉल्व करने के बाद ये D की वैल्यू आएगी 0.00145 मीटर, 0.00145 मीटर, ठीक है। दिस इज डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब इस सरफेस टेंशन और इतने प्रेशर पे जो पानी की ड्रॉपलेट यानी जो पानी की बूंद बन रही होगी उसका डायमीटर कुछ इतना होगा 0.00145 मीटर, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ कि डायमीटर घट बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका सरफेस टेंशन और प्रेशर कितना काम कर रहा है। यानी इस गिवन अमाउंट ऑफ प्रेशर और इस गिवन अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन पे
जो पानी की बूंद बनेगी उसका डायमीटर इतना होगा। ठीक, अब इसका तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, कि अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है देखने में कि 0.00145 मीटर। तो इन जनरल क्या होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में इसको एमएम में ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, जो छोटी चीजें हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट में लिखते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी हाइट को बताओगे कि मेरी हाइट इतने किलोमीटर है, हाइट बताओगे आप लोग फीट में बताते हो या सेंटीमीटर में, हालांकि किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन कोई अपनी हाइट ये नहीं कहता है सर मेरी हाइट 0.001 किलोमीटर है। ठीक है, वो किसे बताओगे सर मेरी हाइट 100 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, या एमएम बताते हो। तो मतलब एक ऑकवर्ड सी फीलिंग ना आए, इसलिए मतलब जिस सेंस में उसको लिखना चाहिए हम लोग उस सेंस में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर देखो मीटर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1.45 mm। ठीक है, 1.45 mm। तो अब ये थोड़ा बोलने लायक हो गया कि जो ड्रॉपलेट बनेगा उसका डायमीटर होगा 1.45 mm। हालांकि दोनों का मैथमेटिकल मतलब वही होता है, लेकिन कहने के सेंस में थोड़ा सा एक वो लगता है कि भाई ये 1.45 mm एक जस्टिफाइबल अमाउंट है जिसको आप नॉर्मली समझ सकते हो। अब ऐसा होता है 0.00145 मीटर, तो फिर मीटर स्केल लेके नापना पड़ेगा, और एमएम में क्या है कि आपको अंदाज लग जाता है कि भाई इतना होगा। ये मतलब एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, नहीं लिखना है उसमें तो ये आपका आंसर सही है यहाँ पे। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वहां पे इसका डायमीटर एमएम में ही दिया होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इसको एमएम में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा इनिशियल में कुछ चेंज मत करिएगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव दिखा, ऑप्शन दिख गया कि सर एमएम में दिया है, तो अब वहां दिमाग ये नहीं लगाना है आपको कि हम यहाँ से इसको एमएम में कर लें, इसको एमएम में कर लें फिर सॉल्व करें, वो सब काम मत करिएगा, क्योंकि झूठ में आपका टाइम वेस्ट होगा और कहीं का यूनिट गड़बड़ हुआ तो पूरा पूरा वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है न्यूमरेटर में है, कहीं ना कहीं वो सेटअप गलत हो जाएगा आपका। तो कभी उसको ट्राई मत करिएगा। आप एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करिए, लास्ट में जहां आता है जो वैल्यू आ रही है उसको जिसमें मन कर उसमें निकालिए, उससे कोई गलती नहीं होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पेपर आया, अच्छा ऑप्शन एमएम में दिया है, तुरंत ले गए एमएम में उसको। अब ऐसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और न्यूमेरिकल मिलेगा, मान लो उसमें जी की बात कर रहा है, ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन वाला, तो वो क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसको जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हैं कि भाई सेंटीमीटर में 981 हो जाएगा, एमएम में 9810 हो जाएगा, तो वहां उसको कोई चेंज नहीं करता, जल्दीबाजी में 9.81 रख के डिवाइड हो गया, आपको लगा क्वेश्चन आप सही करके आए हो, लेकिन वो बाद में गलती हो जाएगी। ऐसे ही डेंसिटी में होता है, सबको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन जब आप एमएम लेके चलोगे तो पर मीटर क्यूब वाला जाएगा एमएम क्यूब में, और वहां पे कोई कन्वर्ट नहीं करता उसको। ठीक है, वो सब लोग सीधे 1000 लिख के चलते हैं, आपको लगा आपने सब सही किया, लास्ट में वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सबसे सजेशन यही है, एसआई सिस्टम में निकालिए, बाद में जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप किसी भी सिस्टम में कंपेयर कर सकते हो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, आई थिंक सबका नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ अ वाटर
of diameter 0.04 mm. क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. The pressure outside the droplet of water of diameter 0.04 mm. पहले तो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ droplet of water is 0.04 mm. ठीक, is 10.32 Newton per centimeter square. The pressure outside the droplet of water of diameter 0.04 mm is 10.32 Newton per centimeter square, that is atmospheric pressure. ठीक है, मतलब उसने ये कहा है कि जो वहां पे यानी उस ड्रॉपलेट के बाहर के प्रेशर की बात कर रहा है. स्टेटमेंट देखिएगा, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट लिखा है, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. स्टेटमेंट में बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप क्या करोगे, जनरली इस प्रेशर को ये स्मॉल पी समझ लोगे, जबकि मैं 50 बार कहा हूं कि ये इनसाइड प्रेशर है. स्मॉल पी इज ऑलवेज द इनसाइड प्रेशर एक्सेसिव देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी स्मॉल पी हमेशा अंदर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कभी नहीं कहा जाएगा उसको. तो ऐसा ना हो कि आप आउटसाइड वाले प्रेशर को स्मॉल पी मान लो, वो हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दिया कितना है, 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कह रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये उस ड्रॉपलेट के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अब इसके बाद आगे स्टेटमेंट कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट if surface tension is given as, if surface tension is given as 0.0725 Newton per meter of water, calculate the pressure inside the droplet. यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रेशर, यानी स्मॉल पी की बात कर रहा है, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी ये जो स्मॉल पी यहाँ लिखा हुआ है इस पी की बात कर रहा है, ये हमें निकालना है. If surface tension is given as, if sigma surface tension is given as 0.0725 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं, एक पानी का ड्रॉपलेट है जिसका डाया 0.04 mm है, उसके बाहर का प्रेशर इतना दे दिया आपको. अब आप ये 10, 13, 25 नहीं मान के चलोगे. ठीक है, ये चीज छोड़ देना, ये 1,13,25 जो लिखा है इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद डिफाइन किया है, यानी वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते बढ़ते रहेगा जितना आप एल्टीट्यूड चेंज करते जाओगे. तो हो सकता है उसने कहीं रखा हो जहाँ पे प्रेशर घट बढ़ रहा हो. ठीक, तो वो मान लो कोई एक ऐसे लोकेशन पे है जहाँ इतना काम कर रहा है, तो उससे कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो यूनिवर्सल होता है. यूनिवर्सल ये चीज मतलब कहने का ये है कि एक लेवल के ऊपर ठीक है, लेकिन जितना ऊपर जाओगे या नीचे आओगे वेरिएशन मिलता रहेगा आपको प्रेशर का. ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, एक तो ये mm में दिया है तो क्या करोगे 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा मीटर में, और यहाँ वाले में क्या करोगे, ये हो जाएगा 10.32 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नीचे सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, माइनस आएगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.32 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतनी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी. ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, P निकालना है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के लिए. तो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर का क्या फार्मूला होगा, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, तो 4 सिग्मा 0.0725 बाई डी, डायमीटर दिया है 0.04 10 टू द पावर
-3। ये निकालिए, देखिए कितना आ रहा है आप लोगों का स्मॉल p। ठीक है, इधर सॉल्व करोगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आपको निकल के आ रही होगी 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इनसाइड का कह सकते हो प्रेशर है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका 0.4 इधर चल जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हो 0.7250 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 10 पे 4 करोगे तो सेंटीमीटर से मीटर में चला जाएगा वो। ठीक है, मीटर स्क्वायर वाले में उल्टा करना है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर से यहाँ सेंटीमीटर 100 जाएगा, 100 इंटू 100 4 हो गया है 40, ऊपर आएगा तो ऊपर माइनस बन जाएगा, तो ये 0.7250 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपका ये वैल्यू क्या आया है, दिस विल बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इन एक्सेसिव ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये उस ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर है। ठीक, लेकिन जब कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि फाइंड आउट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट और आगे ये नहीं लिखा है एक्सेसिव देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात समझ में आ रही है, तो वहां आपको टोटल प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें ये कहता है कि फाइंड आउट द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वहां पे सॉरी लैंग्वेज यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन ड्रॉपलेट, एक्सेसिव वर्ड यूज नहीं किया है। मैं ये दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल में एक्सेसिव प्रेशर वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आपको टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। मतलब ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था कि अब आपको कहा है कि फाइंड आउट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रेशर वैल्यू होगी वो निकालना है। अगर वो ये कहता कि फाइंड आउट द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, मतलब एक्सेसिव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वाली वैल्यू, तो हम केवल इतना निकालते जो ये निकल के आ गया है हमारे पास। लेकिन ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और उसने कहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उसके बाहर इतना प्रेशर काम कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर में इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड नहीं करोगे तो ये आपकी वैल्यू गलत मानी जाएगी। मतलब ये निकला तो है लेकिन ये 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक्सेसिव प्रेशर है एटमॉस्फेरिक से ज्यादा वाला। आपको निकालना क्या है, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, यानी टोटल कितना प्रेशर उसमें है अवेलेबल। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, लिख देना यहां पे टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, टोटल प्रेशर, ठीक है, इनसाइड द ड्रॉपलेट। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हो, स्मॉल p प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये वाला हो गया आपका p एटमॉस्फेरिक और ये वाली वैल्यू हो गई आपकी स्मॉल p, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो वैल्यू दी है वो आपकी कितनी गिवन है, वो दिया है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहीं रब करके उसको समझाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है एक जगह में। यहाँ पे अगर इसको समझाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 1 एटमॉस्फेरिक हो गया, यानी टोटल जो प्रेशर है वो हो जाएगा 0.725 प्लस
10.32। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी 11.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल प्रेशर, ये जरूर लिखिएगा, टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आ गया टोटल। अगर एक्सेसिव कहता तो सिर्फ यही निकाल के छोड़ देते। ठीक है, तो ये हमने ऐड क्यों किया है, देखिए आपकी वैल्यू आई है 7250 न्यूटन पर मीटर, यानी 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोगों ने न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो वो वैल्यू आएगी 0.725। ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हो, जैसे ऐसे लिखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होगा। तो आपके पास, यानी अगर आपका एक मिनट, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, जस्ट 1 न्यूटन पर अगर मीटर स्क्वायर है तो देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ सेंटीमीटर के लिए 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऊपर जाएगा तो ऐसे मतलब लिख सकते हो इसको बराबर ऐसे, दिस इज 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे कह लो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यानी आपकी वैल्यू किस में आई थी, 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में ले जाना तो क्या करना है, 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज करना है, तब वो 0.7250 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का यूनिट सेम है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रेशर है। अगर पूछता है एक्सेसिव प्रेशर तो सिर्फ ये वाला अमाउंट आता है आपका। ठीक है, दिस इज स्मॉल p, और ये वैल्यू क्या है, दिस इज p एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल थे आपके सरफेस टेंशन के, जो कि ड्रॉपलेट, बबल और लिक्विड जेट पे था। लिक्विड जेट का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, सिंपल ऐसे ही रहेगा। वहां पे 2 सिग्मा बाई डी लगेगा, वहां डाया पूछ सकता है, सरफेस टेंशन पूछ सकता है, या प्रेशर पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो ड्रॉपलेट और बबल था, वो बता दिया आपको। जेट के ऊपर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि भाई कुछ चेंज नहीं होना है। यहाँ 4 सिग्मा बाई डी लेके चल रहे हैं, वहां हमें 2 सिग्मा बाई डी लेके चलना है, इतना ही अंतर आएगा बस, और कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो और भी कोई न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है लगाते रहिए इस फॉर्मूले पे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, इसको मैं अगला को फिर वो न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दे दूंगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।